नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग फिर से लेकर के आए बैटल राउंड 2 और बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है और सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपका आरआरबी रेलवे का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुका है उसके पैटर्न पर आधारित है कि जिस तरह का क्वेश्चन वो पूछते हैं ना बस उसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। एकदम धांसू क्वेश्चन है और ये इस तरह का जो मेहनत करके जो ला रहा है ना वो बहुत कम ही मिलेगा आपको। बहुत मेहनत लगता है उस पैटर्न पर ढूंढना और मुझे आज एक बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और उस कमेंट्स में रहता है कि हाँ पढ़ाई हो रही है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लगा कि आज एक बहुत अच्छा कमेंट्स था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को लेकर और उसमें बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि सर इवेलुएट जो होता है ना, इवेल्यूशन जो होता है वो आपका जो उच्चतम शिखर होता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का। और तो मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो सबसे उच्चतम है आपका जो डोमेन है ना, हाईएस्ट डोमेन जो होता है वो आपका क्रिएट होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो इसलिए होता है ना कि 2001 के पहले 2001 के पहले जो था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में इवेलुएट था, ठीक है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना तो जो भी आपको पुराने डायग्राम मिलेंगे उसमें आपको इवेलुएट मिलेगा। तो वो क्या था, 2001 के पहले का था। तो 2001 के बाद जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी था उसमें एक आपका जो है क्रिएशन जुड़ गया। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि उसका जुड़ने के पीछे कारण क्या था, ठीक है। तो हम कोई भी काम करते हैं तो ये जो पिरामिड है हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का वो क्या बताता है कि रिमेंबर, हम किसी भी चीज़ को रिसाइट करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, मेमोराइज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको अपने लाइफ में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, अप्लाई कहलाता है वो, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जब हम उसको अप्लाई कर लिए तब उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना, ठीक है, तुलना करना, है ना, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटना, ऑर्गेनाइज करना, उसमें अंतर पता करना, ये कहलाता है एनालिसिस। तो एनालिसिस से क्या होता है कि आपका एक वर्ग बन जाता है, वर्गीकृत कर देते हैं आप उसको, ठीक है, किसी भी चीज़ को जिसको आप कर रहे हैं। अब उसको वर्गीकृत करने के बाद आप क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये है आखिर क्या, उसका पास होगा फेल होगा। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जजमेंट करना, जज करते हैं कि नहीं ये सही है, या फिर उसका बचाव करते हैं, या फिर आप वहाँ पर उसको रेकमेंड करते हैं, या फिर उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन जो है वो अंतिम चीज़ नहीं है, फैसला दे देना, ठीक है, वो अंतिम नहीं होता है। उस फैसले के बाद नया क्या बना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब आप इवेलुएट कर लेते हैं उसके बाद फिर नया क्या बना, तो आपके इवेल्युएशन के बाद जो भी रिजल्ट निकला, जो भी फैसला हुआ, उस फैसले से, उस इन्फॉर्मेशन से एक जो नई सूचना बनती है, कुछ नया क्रिएट होता है, वो कहलाता है आपका नवनिर्माण, सृजन, ठीक है। तो सृजन जो होता है वही आपका सबसे हाईएस्ट डोमेन होता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का। अब आप इसको अपने से भी समझ लीजिए, आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो तैयारी करते हैं तो क्या ऐसी तैयारी करते चले जाते हैं, समझते भी तो है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको आप अपने प्रैक्टिस में लाते हैं डेली में कि हमको इसी पैटर्न पर पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है, ये क्वेश्चन हाईएस्ट डोमेन आता है, ये उस तरह से उसको क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं ना अपनी पढ़ाई में। तो उस मैंने उस तरीके को आप अप्लाई करते हैं अपने पढ़ाई में। अब आप उस तरीके को अप्लाई करके पढ़ाई में क्या करेंगे, बाद में उसको एनालाइज भी तो करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे हमारे मित्र यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि केवल मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, बहुतों का वीडियो देखते होंगे। अब वहाँ क्या करते हैं, वो इवेलुएट भी तो करते हैं कि इसका कंपेयर करें, इसका क्या अच्छा था, इसका क्या अच्छा था, इसका क्या अच्छा था। किसी का कंटेंट अच्छा होता है, किसी का एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है, किसी का MCQ अच्छा होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास तो 3 एनालाइज करनी है आपको, तीनों का कुछ ना कुछ अच्छा है, तो ये इवेल्यूशन हो गया। तो क्या इवेल्यूशन अंतिम हुआ, नहीं ना हुआ। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो चुनते होंगे कि अब फाइनल हमें क्या चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्या करते हैं कि भाई तुम्हारा कंटेंट ले लिए, अच्छा है, आपका एक्सप्लेनेशन समझ में बहुत अच्छा आता है, और आपका MCQ, आपने तीनों का 3 चीज़ ले लिया और एक नया क्रिएशन कर दिया कि भाई मेरा पढ़ने का तरीका यही रहेगा, इनका MCQ बहुत अच्छा रहता है, MCQ लेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाता है, एक नया क्रिएशन हो गया, है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मिला उससे आपने क्या किया, एक नया डेवलप किया, एक नया इन्वेंट किया,
इसको हम बोलते हैं सृजन, कंपोज किया, जनरेट किया, कंस्ट्रक्ट किया, ये कहलाता है क्रिएशन। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो 6 डोमेन है वो अभी आपका 2001 के बाद से यही डोमेन चल रहा है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आपका इसी से आता है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से पूछिए आप लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम रहता है और आप लोगों के लिए टाइम निकालना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ और नहीं है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए कमेंट्स में, बहुत मज़ा आता है, वो जो सुकून मिलता है ना भाई, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चलिए हम लोग अपने काम की तरफ चलते हैं। बैटल राउंड 2 है आज और पहला क्वेश्चन है वो है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार हम लोग जो शुरुआत में पढ़े होंगे ना, तो प्रकृतिवाद के अनुसार आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, आपको इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आत्म अभिव्यक्ति व बालक के स्वभाव का विकास करना। ठीक है, तो नेचुरलिस्ट जो भी हैं वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं कि एजुकेशन शुड फॉलो द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के प्राकृतिक जो उसका स्वभाव है उसको वो बिलीव करते हैं, उसको नर्चर करने में बिलीव करते हैं और फोकस उनका क्या रहता है, सेल्फ एक्सप्रेशन पर रहता है और फ्री डेवलपमेंट पर रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा है शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता का अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? गांधी जी का है, विवेकानंद जी का है, टैगोर जी का है और अरविंद जी का है। तो ये जो कथन है ना, ये स्वामी विवेकानंद जी का है। और स्वामी विवेकानंद जी क्या कहे थे? कहे थे कि स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज करते हो क्या कि स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, कॉलिंग इट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनहेरिट परफेक्शन। तो उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में विद्यमान पूर्णता का अभिव्यक्ति है। आपके शरीर में आपके पास जो है पहले से वो क्या होता है, स्पिरिचुअल होता है, मॉरल डेवलपमेंट होता है। किसके थ्रू? शिक्षा के थ्रू आता है। अब ये क्या होता है, आपके इनहेरिट गुणों के कारण, आपके पास जो आपके माता पिता से मिला है उन सब गुणों के कारण ये क्या होता है, अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये कथन किनका था? स्वामी विवेकानंद जी का। ये सब सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये आपको कहीं नहीं मिलने जा रहा, इतना मेहनत कोई नहीं करता यार। प्रयोगितावाद बल देता है किस चीज़ पर? प्रयोगितावाद बल देता है परम ज्ञान पर, करके सीखने पर, अनुशासन पर और शिक्षक के अधिकार पर। तो ये बल देता है करके सीखने पर। तो ये क्या होता है, प्रैग्मेटिस्ट लाइक जॉन डेवी जो थे, स्ट्रेस एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अनुभव से सीखो, एक्सपेरिमेंट करके सीखो और प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखो। और ये किनका था? प्रयोगितावाद जो होता है ना, ये किनका दिया हुआ था? जॉन डेवी का दिया हुआ था। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी रूप में आ सकता है। किस भारतीय विचारक ने बेसिक एजुकेशन का समर्थन किया था? नई तालीम का समर्थन किया था। गांधी जी ने किया था, विवेकानंद, टैगोर, राधा कृष्णन ने। तो महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस नई तालीम फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिव क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। तो नई तालीम दम हाईलाइटेड है, इसको आप समझना है कि ये नई तालीम जो होता है इसका समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? शारीरिक विकास, जीविका कमाना, आत्म साक्षात्कार, सामाजिक समायोजन। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार, यानी कि आइडियलिज्म। प्लूटो और राधा कृष्णन जी जो थे उन्होंने कहा, क्या कहा कि स्पिरिचुअल एंड मॉरल सेल्फ रियलाइजेशन पर उन्होंने जोर दिया। तो जो शिक्षा होता है वो क्या करता है? आपको आपसे परिचय करवाता है। लर्निंग बाय डूइंग फिलॉसफी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ। करके सीखना किससे जुड़ा हुआ है? बहुत बार हम लोग अभी जस्ट ऊपर भी हम लोग किए हैं, रूसो, जॉन डुई, गांधी जी, फ्राइबल, ये जुड़ा हुआ है किससे? जॉन डुई से जुड़ा हुआ है। टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज्ड। टैगोर के शिक्षा दर्शन ने बल दिया किस चीज़ पर? आध्यात्मिक विकास पर, मुक्त वातावरण और प्रकृति पर, अनुशासन व अधिकार, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर। इसका सही आंसर है बी। टैगोर बिलीव्ड इन फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग इन हार्मोनी विथ नेचर। और यही कारण है कि उनका जो संस्था है ना, शांति निकेतन, वो क्या है? एकदम नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ। कभी आप जाके शांति निकेतन घूमेंगे कोलकाता में तो आपको पता चल जाएगा कि ये टैगोर जी की पूरी भावनाओं को प्रदर्शित करता है वहाँ पर। तो टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बिलीव करते थे किस चीज़ में?
आज़ादी में, क्रिएटिविटी में और लर्निंग इन हारमोनी, है ना, शांति से सीखने में, यानी कि नेचर के साथ में। तो ये क्या हो गया इसका सही आंसर, मुक्त वातावरण और प्रकृति, फ्री एटमॉस्फेयर एंड नेचर। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म नॉलेज कम्स फ्रॉम, यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है कहाँ से, केवल मन से, अनुभव और इंद्रियों से, पुस्तकों के अधिकार से, शिक्षक की आज्ञा से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रियलिस्ट एम्फेसाइज साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। इसका सही आंसर है एक्सपीरियंस एंड सेंस, यानी कि अनुभव और इंद्रियों से यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति होती है। Who among the following Western thinker is associated with the concept of dialectical method? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक डायलेक्टिकल मेथड से जुड़े हुए हैं, प्लेटो, हेगल, ड्यू, स्पेंसर। इसका सही आंसर है हेगल। सो हेगल डेवलप्ड द डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है, थीसिस, एंथेसिस और सिंथेसिस, तो इसको हम बोलते हैं डायलेक्टिकल मेथड। ये सब नाम वाले जितने भी हैं ना, ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, एग्जाम में छूटता है बहुत ही। कौन सा दर्शन मानता है कि मूल्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय होता है, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रतियोगितावाद। ठीक है, कौन सा दर्शन मानता है ये, तो आदर्शवाद जो है, आइडियलिस्ट बिलीव इन एब्सोल्यूट इटर्नल्स वैल्यू लाइक ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। तो ये आदर्शवाद जो होता है वो क्या करता है, बिलीव करता है किस चीज़ में, कि मूल्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय होता है। रूसो के अनुसार बालक होता है, क्या होता है, छोटा वयस्क, जन्म से अच्छा, जन्म से पापी, कोरिज से लेट। एक्सक्यूज मी, रूसो के अनुसार जो बच्चा है ना, रूसो से चाइल्ड इज बॉर्न गुड, सोसाइटी करप्ट है। ये किनका कहना था, रूसो का कहना था कि बच्चा जो होता है ना, बालक को जन्म से अच्छा होता है, समाज उसको अच्छा या बुरा बनाता है। आदर्शवाद के जनक किसे कहे जाते हैं, किनको कहा जाता है आदर्शवाद का बाद का जनक, अरस्तु, प्लेटो, ड्यूई, स्पेंसर। इसका सही आंसर है प्लेटो। सो प्लेटो एम्फेसाइज्ड आइडियल फॉर्म्स, हेंस कॉल्ड फादर ऑफ आइडियलिज्म। शिक्षा में सामाजिक अनुशासन पर किसने जोर दिया, रूसो, ड्यूई, स्पेंसर, गांधी। तो शिक्षा में सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया था स्पेंसर। सो हर्बर्ट स्पेंसर हाईलाइटेड सोशल डिसिप्लिन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि सामाजिक अनुशासन, यानी कि शिक्षा में सामाजिक अनुशासन होना चाहिए, यानी कि सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी सर्वाइवल हो पाएगा। श्री अरविंदो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन, है ना, श्री अरविंदो का शिक्षा दर्शन मुख्यतः आधारित है किस चीज़ पर, भौतिकवाद, साम्यवाद, योग, मार्क्सवाद और प्रायोगिकतावाद। ठीक है, तो ये किस पर आपके पास है, इंटीग्रल योगा पर है, मार्क्सिज्म पर है और प्रैग्मेटिज्म पर है, या फिर मेटेरियलिज्म पर है। तो इसका सही आंसर आपके पास है इंटीग्रल योगा पर है। ठीक है, तो श्री अरविंदो स्ट्रेस्ड इंटीग्रल योगा एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इन एजुकेशन। अगर आप में से किन्हीं को भी मौका मिले और जब नौकरी लग जाएगी ना, तो आप लोग जरूर जाइएगा घूमने के लिए पौंडीचेरी। और पुडुचेरी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर श्री अरविंदो आश्रम, और जब श्री अरविंदो आश्रम आप जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि इंटीग्रल योगा का वहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग होता है। वहाँ पर एक बना हुआ है पूरा कक्ष बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग इस तरह की अनुभूतियों को अनुभव कर सकते हैं। तो जाइएगा, जब आप लोग को नौकरी लगेगी ना, कमाने लगेंगे, तो आप लोग जरूर घूमिएगा, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखिएगा लाइफ में। फ्रॉयबल किससे जुड़े हुए हैं, किंडरगार्टन शिक्षा से, नई तालीम से, मॉन्टेसरी पद्धति से, रचनावाद से। तो फ्रॉयबल किससे जुड़े हुए हैं, किंडरगार्टन शिक्षा से जुड़े हुए हैं। फ्रॉयबल इज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम, है ना, केजी जिसको हम बोलते हैं किंडरगार्टन सिस्टम के। और नई तालीम किनका था, गांधी जी का था। मॉन्टेसरी मेथड्स मेनली एम्फेसाइज, मॉन्टेसरी मेथड किस पर बल देता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, खेल खेल में शिक्षा, स्वतंत्रता और इंद्रिय प्रशिक्षण, नैतिक उपदेश। तो मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो क्या करता है, मारिया मॉन्टेसरी स्ट्रेस फ्रीडम एंड सेंसरी ट्रेनिंग। तो इन्होंने किस पर बल दिया, स्वतंत्रता और इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया, फ्रीडम एंड सेंसरी ट्रेनिंग पर, सी पर। एजुकेशन इज लाइफ इट्सेल्फ, यह कथन किसका है, शिक्षा स्वयं में
जीवन, ये किसका कथन है? गांधी जी, ड्यूई, टैगोर और पेस्टालॉजी, ये कथन है जॉन ड्यूई का। तो जॉन ड्यूई व्यूड एजुकेशन नॉट एज अ प्रिपरेशन बट एज लाइफ इट्सेल्फ। तो क्या होता है, वो अपने आप में एक शिक्षा जो है अपने आप में क्या है, जीवन है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, ट्रू एजुकेशन मीन्स, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बुक नॉलेज, डेवलपिंग एबिलिटी टू अर्न, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ होता है मैन मेकिंग, मनुष्य का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा बुक है यूथ ऑफ इंडिया, वो सभी यूथ को पढ़ना चाहिए। आप लोग अगर एग्जाम से फ्री हो जाइएगा तो पढ़िएगा जरूर यूथ ऑफ इंडिया को, बहुत ही अच्छी बुक है वो। सो विवेकानंद फोकस्ड ऑन मैन मेकिंग, स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। द फिलोसफी विच स्ट्रेसेस एक्सपेरिमेंट एंड चेंज इज, वह दर्शन जो प्रयोग और परिवर्तन पर बल देता है वो क्या है? आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म। इसका सही आंसर है प्रैग्मेटिज्म। सो प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज एक्सपीरियंस, चेंज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये किसका दिया हुआ है तो पता होना चाहिए आप लोगों को ना कि किसने दिया था ये। हु एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ सीखने का विचार किसने दिया? गांधी जी ने, यशपाल समिति, टैगोर, मॉन्टेस्ले। तो बिना बोझ सीखने का विचार यशपाल समिति ने दिया था 1993 में, ठीक है। तो यशपाल कमेटी जो है 1993 में एक रिपोर्ट सबमिट करती है और वो सजेस्ट करती है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, आज भी हम लोग के पास चलता है, हर सैटरडे बैगलेस डे होता है वो। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन। अब ये आता है 21वां क्वेश्चन क्या है कि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन मेनली स्टडीज, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है शैक्षिक समाजशास्त्र मुख्यतः अध्ययन करता है किस चीज़ का? मानव मस्तिष्क का, समाज व शिक्षा का संबंध, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का। इसका सही आंसर है समाज व शिक्षा का संबंध। तो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोर हाउ एजुकेशन एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर। इसका सही आंसर था बी, कि सोशोलॉजी होता है समाज शास्त्र जो होता है वो किस, यानी कि शैक्षिक समाज शास्त्र है ना। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन वो समाज और शिक्षा के संबंध को स्टडी करता है। विच इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण का प्राथमिक साधन कौन है? विद्यालय, सहपाठी समूह, घर, मीडिया। इसका सही आंसर होता है घर, परिवार। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो एक परिवार के बीच में जन्म लेता है। अब परिवार क्या होता है? एक छोटा सा समूह, समाज है, ठीक है। सो होम एंड फैमिली आर द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण वहीं से शुरू होता है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, फूआ फूफी, ये सब क्या होता है? समाज का एक हिस्सा, और वहीं से उनका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। सही आंसर होगा इसका सी। रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज इज, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या होती है? केवल परंपरावादी, केवल क्रांतिकारी, परंपरागत व प्रगतिशील, दोनों, कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका जो है वो क्या होती है? दोनों होती है, परंपरागत भी होती है और प्रगतिशील भी होती है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव भी है और प्रोग्रेसिव भी है। हु सेड एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, किसने कहा था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है? दुर्खिम, गांधी, ड्यू, विवेकानंद। इसका सही आंसर है ड्यू। जॉन ड्यू ने कहा था, क्या कहा था? कि एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का एक क्या है? साधन है, ये इंस्ट्रूमेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन कौन है इसमें से? विद्यालय, मीडिया, सरकार, संविधान। मीडिया अनौपचारिक है ये, ठीक है। सो मीडिया, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर वर्क एज ए इनफॉर्मल सोशलाइजेशन एजेंट। ये फॉर्मल नहीं होता है, ये इनफॉर्मल होता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, हम लोग जितने कुछ भी आजकल सीख रहे हैं ना, ये फेसबुक से ही सीखते हैं। किसी ने ऐसा थोपा तो नहीं कि भैया तुम पढ़ना है तुमको, है ना। विद्यालय जाते हैं हम लोग, पैसा दे के जाते हैं। और मीडिया जो है आपके पास वो क्या होती है? वो बिल्कुल फ्री चीज़ है ना। उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है कि तुमको यही देखना है, यही करना है। सरकार का भी अपना एक रूल होता है, संविधान भी एक रूल नियम पर चलता है। लेकिन मीडिया क्या है? मीडिया सबके लिए ओपन है, कोई भी उसको, तो ये क्या अनौपचारिक है सामाजिकरण का।
समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। उसमें एक सबसे बड़ा रोल मीडिया का भी है। मीडिया जो दिखाता है उसको देखते हैं, वहाँ से सोच में परिवर्तन होता है। सामाजिकरण के साधन के रूप में धर्म प्रदान करता है राजनीतिक व्यवस्था, नैतिक मूल्य व आचार, आर्थिक समानता, वैज्ञानिक दृष्टि। इसका सही आंसर है नैतिक मूल्य व आचार। सो रिलीजन इनकलकेट वैल्यूज, एथिक एंड मॉरलिटी इन सोशल लाइफ। सो रिलीजन से आता है। धर्म क्या करता है, धर्म जो होता है वो हमारे अंदर नैतिक मूल्य, हमारा एथिक्स, हमारा मोरालिटीज़, उन सभी चीज़ों को वो जागृत करता है। हम लोग पढ़ते हैं भाई, गीता पढ़ते हैं, ठीक है, सीखते हैं हम लोग सब, है ना, कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये क्या होता है, ये हम अपने जीवन में उसको आत्मसात कर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वही हमारा वैल्यू बन जाता है ना, कि बस अपना काम करो, मेरा व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका रिजल्ट निकले ना निकले, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले अपना एग्ज़ाम तो दे दें, एग्ज़ाम देंगे, मेरा काम एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देंगे 100% दें, अच्छा मार्क्स लाएंगे, वो फल देने वाला कौन होता है, ऊपर वाला। तो जैसा कर्म करके उनसे उसका आंसर हमें फल मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारे जो धर्म होता है ये क्या करता है, हमारे अंदर वैल्यूज़, एथिक्स और मॉरलिटी का रिफॉर्म करता है। समुदाय शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करना, परीक्षा आयोजन करना, शिक्षक नियुक्ति, पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन। तो समुदाय शिक्षा में सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करता है, प्रोवाइडिंग कल्चरल एनवायरनमेंट। सो कम्युनिटी प्रोवाइड व्हाट, सोशल, कल्चरल एंड मॉरल सपोर्ट टू द एजुकेशन। ठीक है, तो इस स्कूली शिक्षा के साथ साथ आपके पास जो कम्युनिटी होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमारा सोशल, कल्चर और मॉरल सपोर्ट हमें करता है। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जीविका कमाना, व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, केवल साक्षरता। तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक न्याय। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिंक्स एजुकेशन विथ डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड इंटीग्रेशन। ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। किस समाजशास्त्री ने कहा शिक्षा ही सामाजिकरण है, दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, गांधी जी ने। तो दुर्खिम ने कहा कि शिक्षा जो है वो शिक्षा ही सामाजिकरण है, ठीक है। सो एम.एल. दुर्खिम व्यूज एजुकेशन एज सिस्टमेटिक सोशलाइजेशन ऑफ यंग जनरेशन, ठीक है। तो जो युवा पीढ़ी है उसका एक व्यवस्थित समाजीकरण कौन करता है, एजुकेशन करता है, ठीक है। ये किनका था, एम.एल. दुर्खिम का था। एजुकेशन शिक्षा सामाजिक समायोजन में सहायक होती है, सहिष्णुता व सहयोग विकसित कर, अलगाव को बढ़ावा देकर, असमानता को प्रोत्साहित कर, संस्कृति को अस्वीकार करके। इसका सही आंसर होता है कि शिक्षा सामाजिक समायोजन में सहायक होती है, सहिष्णुता व सहयोग को विकसित करके, डेवलपिंग टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन, ठीक है। सो एजुकेशन प्रमोट्स व्हाट, वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन विच हेल्प सोशल एडजस्टमेंट। पढ़ाई, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बहुत ही टॉलरेबल होते हैं, उनके अंदर में सहनशीलता बहुत होती है, कुछ बोल दो सुन लेंगे, है ना, रिस्पेक्ट करते हैं वो सभी का, ठीक है, और कॉपरेट भी करते हैं। ये कौन करते हैं, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। द मेन एम ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इज, मूल्यपरक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जीविका अर्जित करना, नैतिक व आचार मूल्य विकसित करना, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, शारीरिक विकास पर बल देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक व आचार मूल्य विकसित करना, मूल्यपरक शिक्षा, ठीक है। सो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन डेवलप्स मॉरल, एथिकल एंड सोशल वैल्यूज। इसका सही आंसर क्या था, बी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल वैल्यू, इसमें से कौन ऐसा है जो नैतिक मूल्य कहलाता है, ईमानदारी, शारीरिक बल, धन, सौंदर्य। एकदम अच्छा आंसर है ए। ऑनेस्टी, ट्रुथ, जस्टिस आर एथिकल वैल्यूज गाइडेड ह्यूमन कंडक्ट। क्या करता है, तो ऑनेस्टी और ट्रुथ, सच बोलना, ईमानदारी, न्याय करना, ये सब क्या होता है, नैतिक मूल्य होता है, जो कि हमारे कंडक्ट, हमारे व्यवहार को बनाता है, गाइड करता है। वैल्यू क्राइसिस इन सोसाइटी मीन, समाज में मूल्य संकट का अर्थ क्या होता है, नैतिक व आचार्य मूल्यों का ह्रास, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक अस्थिरता, रोजगार की कमी। तो समाज में मूल्य का गिरावट, है ना, का मतलब क्या होता है, नैतिक व आचार्य मूल्यों का ह्रास होना। तो डिक्लाइन ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यू इन सोसाइटी, उसको हम बोलते हैं मूल्य संकट। समाज में आज तो बहुत घोर मूल्य संकट आजकल आया हुआ है, आजकल नीला ड्राम, ये वो, इतनी सारी कहानियां हैं ना, बाप रे बाप,
तो ये सब क्या है, ये सब मूल्यों में ह्रास है, कहीं ना कहीं तो मूल्यों में गिरावट है। हम लोग उस तरह से मूल्यों को बचा नहीं पा रहे हैं, घर का जो ये था वो सब बाहर आ जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर सबसे मज़ेदार तो वही चलता है ना। तो ये जो सोसाइटी है, वैल्यू क्राइसिस रेफर्स लॉस ऑफ ह्यूमंस मॉरल वैल्यू इन मॉडर्न लाइफ। हम लोग इतने ना मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, इतने खुलते चले जा रहे हैं कि अब खोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये हाल हो गया है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना है। सो भारतीय संस्कृति धरोहर में क्या आता है? भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में क्या आता है? वेद, उपनिषद, योग, कला, संगीत, केवल मंदिर, केवल साहित्य, केवल राजनीति। तो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में वेद, उपनिषद, योग, कला, संगीत सब कुछ आता है। सो इंडियन हेरिटेज इंक्लूड्स व्हाट? वैदिक टेक्स्ट, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, फिलोसफी, योगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका सही आंसर ए। कल्चरल लैग मीन्स, सांस्कृतिक पिछड़ापन का अर्थ क्या होता है? भौतिक संस्कृति का तेजी से विकास पर सामाजिक अनुकूलन धीमा होना, आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, संस्कृति की कमी। सांस्कृतिक पिछड़ापन का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि भौतिक संस्कृति का तेजी से विकास हो रहा है, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल कल्चर बट स्लो सोशल एडाप्टेशन, ठीक है। आजकल बहुत तेजी से हो रहा है, आज के समय में क्या हो रहा है, सांस्कृतिक पिछड़ेपन के युग में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑकबर्न्स एक्सप्लेन्ड, है ना, ऑकबर्न कहते हैं क्या कि कल्चरल लेग, सांस्कृतिक पिछड़ापन, लेग का मतलब पिछड़ापन, एज गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर क्या होता है कि हम लोग जो पुरानी कल्चर जी थी, हमारी सभ्यता जी, तो सबको भूलते चले जा रहे हैं। आजकल तो लड़ाई झगड़ा आम बात हो गया है, आजकल सीधे हम लोग उठा करके, कभी था हमारे भारत में कल्चर वृद्धाश्रम का, आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अकेले रहना है, आज़ाद रहना है, फ्री रहना है, मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ करके निकल लेना है, ये सब क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है ना। सांस्कृतिक पिछड़ापन हम लोग बनते जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। उधर देखो जा करके पश्चिम में विदेश तब जितना था ना, वो सब साड़ी पहन के घूम रहा है आजकल, साड़ी पहन के प्राउड फील करता है। वहाँ जाके देखिए तो नेचुरल कल्चर चल रहा है, वहाँ पर नेचुरोपैथी चल रहा है, वहाँ पर वेजिटेरियन चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सांस्कृतिक मूल्यों को भी हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। आज के समय में जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, वो सब किस काम में आ रही है? वो सब काम में आ रही है केवल रील्स बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग तो बहुत सारी चीज़ जानते भी नहीं यार। अब आज के समय में जो न्यू जनरेशन है, उनसे आप पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ पर कथक की सबसे बेस्ट डांसर कौन थी, जिनको पद्म श्री मिला, पद्म विभूषण मिला, है ना। भरतनाट्यम के जो बेस्ट डांसर हैं हमारे भारत में कौन है? किसी का नाम किसी को पता नहीं होगा, यंग जनरेशन में, उनको रटना पड़ेगा एग्जाम के लिए। कल्चरल प्लुरलिज्म्स रेफर टू, सांस्कृतिक बहुलता का अर्थ क्या होता है? एक संस्कृति का प्रभुत्व, अनेक संस्कृतियों का सह अस्तित्व, कोई संस्कृति नहीं केवल पश्चिमी संस्कृति। तो सांस्कृतिक बहुलता का अर्थ होता है को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर, एक से अधिक संस्कृतियों का सह अस्तित्व, साथ साथ चलना, वो कहलाता है सांस्कृतिक बहुलता। कल्चरल प्लुरलिज्म्स मीन्स मेनी कल्चर्स लिव टुगेदर विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सहिष्णुता एक मूल्य के रूप में क्या है? भिन्नताओं को स्वीकारना एवं सम्मान देना, अन्य संस्कृतियों को अस्वीकार करना, दूसरों पर प्रभुत्व जमाना, विविधता को नज़रअंदाज करना। तो सहिष्णुता जो होता है ना, टॉलरेंस एज ए वैल्यू, टॉलरेंस क्या है? एक वैल्यू के रूप में, मूल्य के रूप में, ठीक है, एक्सक्यूज मी, भिन्नताओं को स्वीकार करना और उनको सम्मान देना, ठीक है, एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, ठीक है ना, ये कहलाता है। तो टॉलरेंस इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी। शिक्षा संस्कृति को सुरक्षित करती है, परंपराओं को अस्वीकार करके, ज्ञान, मूल्य और प्रथाओं का संचार करके, धरोहर को नष्ट करके, संघर्ष को बढ़ावा देकर। तो शिक्षा संस्कृति को सुरक्षित कैसे करती है? ज्ञान, मूल्य और प्रथाओं का संचार करके। एजुकेशन इज अ मीडियम टू ट्रांसफर कल्चरल वैल्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। विच वैल्यू इज बोथ पर्सनल एंड सोशल? कौन सा मूल्य व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है? न्याय, बल, शक्ति, फैशन। न्याय, न्याय क्या है? व्यक्तिगत भी और सामाजिक दोनों होता है। तो जस्टिस इज वैल्यू दैट वर्क्स पर्सनली, एथिक्स एंड सोशली लॉ। एक अपने लिए भी होता है ना, एथिक है, न्याय,
ठीक है कि नहीं, जस्टिस होना चाहिए। और एक है, आप नहीं मानोगे तो सोसाइटी मतलब जो कोर्ट है वो भी देगा न्याय, तो दोनों होता है। संस्कृति के द्वंद्व का अर्थ क्या था? संस्कृति में द्वंद्व मतलब वो क्या बोलते हैं, एम्बिवैलेंस, है ना, अस्पष्ट स्थिरता, विरोधाभासी भावनाओं का सह अस्तित्व, कोई भावनाएं नहीं, केवल एक परंपरा। तो इसमें क्या होता है कि संस्कृति में द्वंद्व का अर्थ होता है विरोधाभासी भावनाओं का सह अस्तित्व, अलग अलग विचारधारा वाले का एक साथ वहाँ पर रहना, है ना। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स। सो कल्चरल एम्बिवैलेंस क्या होता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिट एटीट्यूड इन सोसाइटी, अलग अलग विचारधारा वाला जब एक सोसाइटी में रहता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संस्कृति में द्वंद्व। अगला जो फेस आता है डेमोक्रेसी और एजुकेशन का है। द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन एजुकेशन इज, शिक्षा में लोकतंत्र की नींव क्या है? शिक्षक का अधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता, दंड केंद्रीकृत नियंत्रण, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। शिक्षा में लोकतंत्र क्या होता है? सबको आज़ादी है सीखने की और सबको समान रूप से सिखाना है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन व्हाट? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी शुड डेवलप, लोकतंत्र हेतु शिक्षा को विकसित करना चाहिए। अंध आज्ञाकारिता, आलोचनात्मक सोच व सहयोग, केवल प्रतियोगिता, अधिनायकवादी मानसिकता। सो लोकतंत्र हेतु शिक्षा को विकसित कैसे किया जाता है? जहाँ पर आलोचनात्मक सोच व सहयोग होता है, जहाँ पर सबको क्रिटिकल थिंक यानी कि क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार होता है ना। क्रिटिसाइज कीजिए, आप उसको कोऑपरेट कीजिए, वो कहलाता है लोकतंत्र हेतु शिक्षा को इसीलिए विकसित किया जाता है। सो डेमोक्रेटिक एजुकेशन ट्रेन्ड सिटीजन इन क्रिटिकल, कोऑपरेटिव, पार्टिसिपेटिव वैल्यूज। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल एम्फेसाइज, विद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा किस पर बल देती है? केवल अनुशासन, बाल अधिकार, गरिमा, समानता की जागरूकता, अधिकार का पालन, परीक्षाएं। तो विद्यालय में अगर हम मानव अधिकार शिक्षा पढ़ाते हैं, देते हैं बच्चों को, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं, तो वो किस लिए बताते हैं? ताकि बच्चों में बाल अधिकार, उनकी गरिमा, उनकी समानता, उनको जागरूक किया जा सके। सो अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड राइट्स, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, बी इसका आंसर। तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इज इक्वल टू व्हाट? अवेयरनेस ऑफ डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, चाइल्ड राइट्स, बच्चों को भी पता होना चाहिए। सो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? असमानता, समानता, तानाशाही, अंधविश्वास। इसका सही आंसर है समानता। सो इक्वालिटी इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। समानता क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है, सब हमारे लिए समान है। लोकतांत्रिक शिक्षा में अनुशासन का अर्थ क्या होता है? कठोर आज्ञाकारिता, आत्मनियंत्रण व जिम्मेदारी, दंड, अंधानुकरण। सो लोकतांत्रिक शिक्षा में अनुशासन का अर्थ क्या होता है? आत्मनियंत्रण व जिम्मेवारी। सो अनुशासन क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, कोऑपरेशन की भावना होती है। तो ये होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में अब लोकतांत्रिक शिक्षा में भी अनुशासन अब नहीं रह गया। सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही नहीं, किसी को भी मार पीट देते हैं ढंग में। और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब छोड़ दीजिए भाई। और कोऑपरेशन, कोई गिर गया तो पहले हम लोग रील बनाते हैं और इधर उधर देखते भी रहते हैं कि कौन पहले बना रहा है रील। हम बहुत बेकार चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में कि एजुकेशन प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन बाय, शिक्षा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है कैसे? विभाजन करके, समान मूल्य व धरोहर सिखाकर, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर, समूहों को अलग करके। तो शिक्षा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है समान मूल्य और धरोहर को सिखाकर। सो एजुकेशन यूनाइट थ्रू कॉमन कल्चर, वैल्यू एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। रोल ऑफ टीचर इन इंटीग्रेशन, एकीकरण में, एकता में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? भेदभाव को बढ़ाना, परस्पर सम्मान व सहिष्णुता विकसित करना, विभाजन करना, विविधता को अनदेखा करना। इसका सही आंसर होता है परस्पर सम्मान व सहिष्णुता विकसित करना। यानी कि क्या होता है? डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। तो शिक्षक क्या करता है? सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सिखाता है और बोलता है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो और साथ ही साथ छोटी छोटी चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखो। सो टीचर फोस्टर टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड हार्मोनी अमंग स्टूडेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन प्रमोट इंटीग्रेशन थ्रू, शैक्षणिक संस्थान एकीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं कैसे? सांस्कृतिक व आदान प्रदान कार्यक्रम के थ्रू, विद्यार्थियों को अलग करना, धार्मिक पक्षपात, जातिवाद।
तो शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं वो सांस्कृतिक व आदान प्रदान कार्यक्रम के थ्रू एकीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो स्कूल्स ऑर्गेनाइज कल्चरल फेस्टिवल्स, लैंग्वेज प्रोग्राम, एक्सचेंज एक्टिविटी फॉर इंटीग्रेशन। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि नवोदय विद्यालय एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा स्कूल है ये जहाँ पर कल्चरल ये के लिए, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चों का ट्रांसफ़र होता है, बच्चों का एक क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेशन होता है। एक स्कूल से बच्चे एक साल के लिए किसी दूसरे स्कूल जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बिहार आते हैं, बिहार के बच्चे चले जाते हैं साउथ में, साउथ के बच्चे नॉर्थ ईस्ट में। इस तरह से क्या होता है ना कि एक दूसरे की संस्कृति को जानना समझने के लिए बच्चों को भेजा जाता है। इससे क्या होता है, जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं वो आएंगे बिहार, तो यहाँ का कल्चर सीखते हैं, लिट्टी चोखा सब कुछ सीखेंगे वो। और यहाँ के बच्चे जब जाते हैं साउथ में तो वहाँ पर इडली सांभर डोसा वोसा सब सीखते हैं, वहाँ का डांस कल्चर सीखते हैं, वहाँ का फोक म्यूजिक सीखते हैं। तो ये क्या होता है, सांस्कृतिक धरोहरों का आदान प्रदान होता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा चीज़ है ये सब। शिक्षा के एकीकरण में भूमिका को कौन सा सही बताता है? विभाजनकारी, एकीकृत, तटस्थ, विध्वंसक। एकीकृत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, यूनिफाइंग। सो एजुकेशन प्ले अ यूनिफाइंग रोल इन डाइवर्स सोसाइटी। सो डाइवर्स सोसाइटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि जहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्स सोसाइटी। तो ये जो होता है ना आपके जो शिक्षा की जो एकीकरण होता है उसमें क्या होता है, एकीकृत यानी कि यूनिफाइंग होता है। सही बात है बी। लास्ट क्वेश्चन आज का है हम लोग का, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन हेल्प इन बिल्डिंग। शिक्षा व एकीकरण निर्माण में सहायक होता है किस चीज़ का? विभाजित समाज, सौहार्दपूर्ण व समावेशी समाज, संघर्ष आधारित समाज, तानाशाही समाज। तो सौहार्दपूर्ण व समावेशी समाज, हार्मोनियस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। सो इंटीग्रेशन ओरिएंटेड एजुकेशन क्रिएट्स इंक्लूसिव, टॉलरेंट, हार्मोनियस सोसाइटी। तो ये था आंसर बी आपका सही आंसर। और आज का था ये पूरा 50 क्वेश्चन। और ये जो 50 क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, ये मैंने बनाया कि आपका जो सिलेबस है वो प्रोफेशनल एबिलिटी का, उस सिलेबस में जो टॉपिक अलग अलग दिया है ना, तो उस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया है कि आपको टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वर्गीकृत करना, समझने में आसानी होगा कि हम किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आपको एक यूनिफॉर्म क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा समझने के लिए। तो मेहनत लगता है, कोई बात नहीं, आपके लिए सब दुख दर्द ठीक हम सह लेंगे। और बहुत खुशी होता है मुझे कि जब अगर आप लोगों का रिज़ल्ट तो निकलना ही निकलना है, तो जब निकलेगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि रिज़ल्ट हो गया सर। और रेलवे के एग्ज़ाम में चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आप वही कीजिए जिस पर आप 100% श्योर हैं, उसी क्वेश्चन को आप मारिए। यकीन मानिए 80% जो कैंडिडेट होता है ना वो हमेशा गलती करता है ओवर कॉन्फिडेंस में। तो जो आपके पास जो 20% कैंडिडेट हैं, बस केवल आपका कंपटीशन उनके साथ ही रहेगा। तो आज का जो सेशन था अब यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए पूरे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। और बैटल राउंड 3 ये पूरा प्रोजेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ जब तक आप लोग का एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता है तब तक। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो सेकेंड पार्ट है, खास करके जनरल साइंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, उसको भी लेकर के मैं चलूँ साथ में, जिससे कि आप लोगों को भी एक ही जगह पर सब कुछ मिले और मेरा भी ज्ञान वर्धन हो। तो ये एक अच्छा चीज़ है। चलिए आप लोग सब थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो चैनल अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो CTET के बच्चे हैं उनको भी शेयर कीजिए, जो उनके लिए भी एक काम का चीज़ है ये। और जो अगर केंद्रीय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं उनको भी दीजिए और पुण्य कमाइए बाँट कर, चूँकि ज्ञान बांटने की चीज़ है, जितना बांटेंगे आपको मिलेगा। और कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा लक का भी होता है, यहाँ पर चांस होता है। तो मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले की मेहरबानी और शिक्षक की दुआ, ये सब आपके काम आती है और सब मिला करके एक अच्छा रिज़ल्ट बनता है। तो चलिए कल तक के लिए फिर कल मिलेंगे फिर आप लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर।